Good morning and welcome to your 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी। स्वागत है आप सभी का स्वागत है 5 a.m. अर्ली मॉर्निंग में। जो आप जिस कमिटमेंट के साथ में आ रहे हो ना, दैट इज जस्ट अमेजिंग अमेजिंग माय डियर फ्रेंड। और आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने वाले हैं उनका भी स्वागत है। तो चलो, टॉपिक फॉर द डे क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक। आज 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी के अंदर मैं लेकर आया हूं वेल्थ मैनेजमेंट की एकदम स्ट्रेट टेक्निक। जो आपको देखनी है, ये डिफरेंट है, यूनिक है, अलग है। और आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं, देखो क्यों बात कर रहे हैं आज इस विषय के ऊपर, क्यों बात कर रहे हैं। मेरे ना एक बिजनेस ओनर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जगमोहन 16 घंटे की नौकरी हो गई है। जो बिजनेस है ना, 16 घंटे की नौकरी है। सुबह उठने से लेके रात को सोने से तक, लेट नाइट 16 घंटे हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और सैलरी भी नहीं मिल रही। मजे की बात है, सैलरी भी नहीं मिल रही। ये क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर? बड़े शौक से, बड़े उत्साह के साथ में बिजनेस शुरू किया। अब हो क्या गया है, एक ना नेवर एंडिंग रेस चल रही है मनी अरेंज करने की, ईएमआई पे करने के लिए, सैलरी टाइमली पे करने के लिए, अच्छा सप्लायर को पेमेंट करने के लिए। एक नेवर एंडिंग रेस चल रही है। थोड़ा सा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की कहीं बात आ जाए, फैक्ट्री को, ऑफिस को, बिजनेस को रिनोवेट करने की बात आ जाए, तो फंड की रिक्वायरमेंट लगी ही रहती है। थोड़ा सा बिजनेस सेटल होने लगता है, सेटल होते 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 फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आ गई। पैसे ही अरेंज करने में लगा हुआ हूँ कई सालों से। अच्छा, और तो और वर्किंग कैपिटल तो पकड़ में ही नहीं आती, नहीं पकड़ में आती। तो ऐसा लगता है कि 16 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, और ये जो रेस शुरू हुई है मनी को अरेंज करने की, वो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। कैसे करें बात, कैसे करें मैनेज सब चीजों को? तो कोई ऐसा ऐसा ऑफिशियल, प्रोफेशनल, लॉजिकल तरीका नहीं हो सकता जिससे कि चीजें मैनेज हो सारी की सारी? मैंने कहा ठीक है, आप बताते जाओ, और क्या क्या समस्या से डील कर रहे हो। उसने बताया, देखो जी, ऑपरेशनल इशू के अंदर ही सारा का सारा दिन निकल जाता है। और क्या बताया कि डे एंड नाइट, डे एंड नाइट क्या मैं फोकस कर रहा हूं कि बस सेल इंक्रीज हो जाए, किसी तरीके से सेल इंक्रीज हो जाए, सेल मिल जाए, ऑर्डर आ जाए, वर्किंग आ जाए। जो पॉसिबल तरीका होता है ना, वो सारे के सारे पॉसिबल तरीके ना मैं लगा के देख रहा हूँ कि बस सेल बढ़ जाए। मारा मारा फिरता रहता हूँ इधर उधर, जहां देखता हूँ सेल इंक्रीज करने की कोई टेक्नोलॉजी बता दे, तरीका बता दे। मैंने सारे अप्लाई करके देख लिए। तो ये है मेरी पोजीशन। अब बताओ कैसे करूं? मैंने कहा चलो जी आगे बढ़ो, और क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? कहता है ये इससे 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 और ज्यादा क्या बताऊं। तो यहां से ना फिर मैंने कहा ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट हुई। एक दिन लगाया, 2 दिन लगाए। अब मैं ना आपके साथ में ना बिल्कुल क्रक्स शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। करना क्या है इस तरीके की समस्या के अंदर? देखो, अगर इसको डीप डाउन करके देखोगे ना, तो ये ओवरऑल ना वेल्थ मैनेजमेंट की समस्या है ना। वेल्थ मैनेजमेंट की समस्या है वो कैसे? ये तो एक टिपिकल बिजनेस की प्रॉब्लम है। नहीं, ये टिपिकल बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। ये ओवरऑल जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना आज की डेट में, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, ये उसकी एक ओवरऑल समस्या है, जिससे 97% 97% बिजनेस ओनर परेशान हो गए इस समस्या को लेकर। क्योंकि जो आज मैं आपको एक टेबल देने वाला हूं, वो एक नया पर्सपेक्टिव देगा आपको सोच का, पूरा नया पर्सपेक्टिव देगा सोच का। देखो, आप मेरी एक बात जान लो, समझ लो क्या, 70% बिजनेस जो है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं होते, जाते ही नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो बिजनेस ओनर ने जब वो बिजनेस शुरू किया है, तो होता क्या है, वो बिजनेस कैसे चलता है,
वो मूड एंड स्विंग के हिसाब से चलता है उस बिजनेस ओनर के। अच्छा, पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस है जो पूरा का पूरा चल रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये देखो, बिजनेस जो है वो अब कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, बिजनेस ओनर है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्योंकि जैक एंड जिल हर केस के अंदर अपने वाक चतुर्य के द्वारा और अपने पर्सनैलिटी के द्वारा, अपने स्किल के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है। बाइंग करनी है तो अपने स्किल के द्वारा, सेलिंग करनी है तो अपने स्किल के द्वारा, कोई भी कहीं से भी कैसे भी कस्टमर आ गए उसको काम करके दे देना अपने स्किल के द्वारा। और बिजनेस ओनर पता क्या कह रहे हैं, जितनी सिरदर्दी मेरे इस बिजनेस के अंदर है ना, तो मैं तो अपने बच्चों को ये काम करने ही नहीं दूंगा, उनके लिए कोई और काम खोल कर दूंगा, ये तो बड़ा सिरदर्दी वाला काम है। तो हो क्या गया, 70% बिजनेसेस जो हैं वो पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस होने की वजह से, बस आज ये कर दो, कल वो कर दो, अब ऐसा होना चाहिए, चलो नए ऑफिस खोल दो, चलो रहने दो, चलो इसमें ये कर देते हैं। तो क्या पॉइंट है, ये ना समस्या बड़ी गहरी है, बड़ी रूट के ऊपर है। आपको मालूम है आज की डेट में टोटल अगर मैं बात करूं तो 7,000 कंपनियां जो है वो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कितनी? 7,000। अगर बिल्कुल नंबर्स की बात करूं तो 7,403 कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। हैरान हो रहे हो ना आप? हैरान हो रहे हो? करोड़ों के हिसाब से बिजनेस है इंडिया के अंदर, करोड़ों के हिसाब से बिजनेस है। देखो जिसको देखो बिजनेस कर रहा है, हर जगह कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब सिर्फ 7,403 नंबर ऑफ कंपनीज ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो पाई हैं। क्यों? क्या पता प्रोसेस की बात है कि सोच की बात है कि अवेयरनेस की बात है, किस चीज की बात है, कभी सोचा ही नहीं हमने किसको लिस्ट भी कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, या कौन सी हो गई। सिर्फ 7,403। एक बार सोच के देखना कि ये माजरा क्या है, चक्कर क्या है। तो मैं यहाँ पर जो बिजनेस ओनर ने मुझसे बात की उसी के ऊपर दोबारा लेकर आता हूं कि बिजनेस इज इक्वल टू 16 घंटे की नौकरी, और हर समय समय कहां पर लग रहा है, फंड अरेंज करने के लिए, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो सप्लायर पेमेंट है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और चाहे वो वेरियस एस्पेक्ट है। अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो मेरे साथ में। तो मैं अब इसको कहां पर लेके जाऊंगा, इसको मैं लेकर जाऊंगा, जो अभी आपसे बात हुई इसको मैं लेकर जा रहा हूं आपसे, जो अभी अभी बात हुई। तो आ जाओ, वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक के हिसाब से चलेंगे। वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक में क्या बात करने वाला हूं, देखो ऐसा है। अब आप समझ लो, आप जो बिजनेस कर रहे हो अपने साथ ना, आप अपनी फैमिली इंक्लूड कर लो। फैमिली इंक्लूड कर लो, यानी कि फैमिली इंक्लूड करने के अंदर क्या हो गया, आप हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो ये प्रमोटर हो गए। अब आपकी जॉइंट फैमिली है, तो जो फैमिली बिजनेस कर रही है, कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर है, तो सारे के सारे लोग आप मान के चलो आप हो प्रमोटर फैमिली। तो सबसे पहले प्रमोटर फैमिली क्या कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या रहा कि बिजनेस को अब हम देख रहे हैं एक एसेट की तरह। बिजनेस क्या है, एक एसेट है आपका। तो बिजनेस जब रन कर रहे हैं तो अब नेचुरली एक कंपनी होगी, तो अब उसको मैंने नाम दे दिया काम करने का तरीका। पहला तरीका कि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस आपका एक एसेट है। बिजनेस को द मोमेंट आपने एक एसेट क्रिएट कर दिया ना, तो आप वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक के पहले सूत्र को प्राप्त कर गए। तो क्या मतलब हुआ, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ना एक कैश जनरेटिंग इंजन है, जो ना केवल अपने बिजनेस को टेक केयर कर रहा है, बल्कि कैश रिजर्व क्रिएट होता है। कैश रिजर्व क्रिएट करने का तरीका बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या है कि रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। रेवेन्यू में से प्रॉफिट को माइनस करके जो बचा, उसके अंदर की कॉस्ट के अंदर ही बिजनेस को मैनेज करना है। चाहे
आधा परसेंट, 1%, 2%, 3% अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और ये सोच के बिजनेस करते हैं कि भाई मैं तो प्रॉफिटेबल बिजनेस करता हूं, मैं तो करता ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हूं, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हो तो यहां पर आपने क्या तरीका अपना लिया कि पहली बात क्या है, बिजनेस आपका एक एसेट है। बिजनेस को आप इस तरीके से कर रहे हो कि कैश रिजर्व क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कर रहे हो। अब कैश रिजर्व इज इक्वल टू प्रॉफिट है। अब मैंने क्या बोला कि बिजनेस का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज कलेक्शन के टाइम के ऊपर ही आप निकालते हो और उस मनी का इस्तेमाल बिजनेस एसेट क्रिएट करने में होता है। क्या बात हुई? देखो पैसे में, बिजनेस में हमेशा मनी 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 मनी, पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, रिक्वायरमेंट लगी रहती है ना। आप पहले से ही मान लो कि जो आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में उसको एक्सपैंड करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो कैश रिजर्व है वो बिजनेस एसेट क्रिएट करने के इस्तेमाल होगा और पर्सनल एसेट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये ना थोड़ा पर्सपेक्टिव है, माइंडसेट है। एक बार ना बड़ी ही गहराई से इसके ऊपर सुबह 5 AM के सेशन के अंदर इस नजरिए से देखने की कोशिश करो कि वेल्थ मैनेजमेंट, आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, 16 घंटे की जॉब करनी है, 24 घंटे पैसे की तलाश में लगे रहना है, या एक बड़ी डिसीजन लेनी है कि भाई मुझे बिजनेस करना है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कैश रिजर्व क्रिएट करने के लिए बिजनेस करना है। कैसे रिजर्व हुआ कैश क्रिएट? आपने जो भी सेल की उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज तो कैश रिजर्व में ट्रांसफर होता है और कॉस्ट में से मैनेज करते हो। देखो मैनेज तो वैसे भी कर रहे हो, मान लो पेमेंट अगर आपके पास कम रिसीव होती है तो भी मैनेज करते हो, ज्यादा रिसीव होती है तो भी मैनेज करते हो, साइकिल है। अगर बिजनेस है ही प्रॉफिटेबल, ये बहुत गहरी और ये प्रैक्टिस के साथ में समझ आएगी बात। आप जब इस बात को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, चलते चलाते बिजनेस के अंदर 1 महीना 2 महीने करके देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कैश रिजर्व क्रिएट होता है। जो लोग कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे वो परेशान है, जो कर रहे हैं अब उनको एकदम से एक क्लैरिटी है कि बिजनेस एक मेरा एसेट है और जो कैश रिजर्व मैंने जनरेट कर रहा हूं उसको उसी हिसाब से, उसी स्पीड से देखो आ गया ना कि आपका बिजनेस किस स्पीड से ग्रो करेगा। आपका बिजनेस एग्जैक्टली उस स्पीड से ग्रो करेगा जिस परसेंटेज में और जिस अमाउंट के रूप के अंदर आप कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। बदल दिया ना पर्सपेक्टिव, उस उतनी स्पीड से करेगा। अब आप जैसे गाड़ी चलाते हो कि वो 70 की स्पीड से चल रही है कि 10 की स्पीड से चल रही है कि 90 की स्पीड से चल रही है कि 100+ की स्पीड से चल रही है, ये सब डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को देखते किस तरीके से हो और कितना कैश रिजर्व जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है। अब चाहे वो कैश रिजर्व सीधा बिजनेस के अंदर ही री इन्वेस्ट हो गया, बिजनेस के अंदर ही चाहे री इन्वेस्ट हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। कैश रिजर्व का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि पैसा बाहर ही निकाल देना है, ये नहीं कहा मैंने कहा कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है, उसका बिजनेस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो लेकिन उसके स्पेसिफाइड इस्तेमाल होंगे। अच्छा बिजनेस का एसेट क्रिएट करने के लिए, अच्छा बिजनेस से बाहर निकाला है तो पर्सनल एसेट क्रिएट करने के लिए। अब भगवान ने आपके ऊपर कृपा की और आप मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ में हो, ग्रेटिट्यूड के अंदर पूरी तरीके से आपको। अब बिजनेस को ना इस एंगल से भी देखो। किस एंगल से? ग्रुप कंपनी, होल्डिंग कंपनी जिसको मैं बोलता हूँ एलएलपी बनानी है, ऊपर ऊपर आपने एक होल्डिंग कंपनी बना रखी है जो आपकी प्रमोटर फैमिली है ना। अब प्रमोटर फैमिली के अंदर मान लीजिए 4 भाई काम कर रहे हैं तो 25-25-25% की जो शेयर होल्डिंग है बराबर हो गई चारों ब्रदर के अंदर, फैमिली मेंबर के अंदर बराबर। 2 ब्रदर है 50-50 कर दिया। अच्छा तो आपने क्या किया, पार्टनर है तो 50-50 हो गया, 30-40 हो गया, जो भी आपकी रेशियो है। तो ऊपर ग्रुप कंपनी बन गई, चाहे पार्टनरशिप में कर रहे हो, चाहे विद इन फैमिली कर रहे हो, चाहे कैसे कर रहे हो। तो बहुत अच्छे तरीके से अब आप काम कैसे करते हो कि ग्रुप कंपनी के कंसेप्ट के अंदर काम कर रहे हो। तो क्या होगा, अब बिजनेस बिजनेस की जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है? वो ग्रुप कंपनी के पास है। अब आपके नंबर ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि आप एक्सपेंड कर रहे हो ना बिजनेस,
टैक्स प्लानिंग के हिसाब से भी आप एक मेन कंपनी जो है एलएलपी हो सकती है, उसके अलावा और कंपनी भी हो सकती है। आप बिज़नेस 1, बिज़नेस 2, बिज़नेस 3 कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि एक बिज़नेस आपका प्रोप्राइटरशिप में है, बाकी जो 2 बिज़नेस आपने और स्टार्ट कर दिए, वो आपने एक एलएलपी कंपनी बना के उसके अंदर शेयर होल्डिंग रखते हुए, वो शेयर होल्डिंग कंपनी जो है, आपके सेकंड और थर्ड बिज़नेस के अंदर मेन ओनर है और उस एलएलपी कंपनी की ओनरशिप जो है वो प्रमोटर फैमिली के पास है। टैक्स प्लानिंग के लिए भी एडवांटेज है और इसके अलावा बिजनेस के अंदर सुकून और शांति बनाए रखने के लिए भी, क्योंकि अब देखो आपने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है, अब आपने बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसा ना होने की वजह से, प्रॉपर अमेजिंग स्ट्रक्चर ना होने की वजह से ना इतने भयंकर जबरदस्त डिस्प्यूट हो रहे हैं फैमिलीज के अंदर, या बिजनेस में मिसमैनेजमेंट हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी मेरे पैसे खा रही है और कौन सी कंपनी मेरे पैसे बना रही है। एक कंपनी होती है जो मदर कंपनी होती है, जो कैश जनरेटिंग कंपनी होती है। स्ट्रक्चर की क्लैरिटी ना होने की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम है। तो ये सारा का सारा पार्ट है किसका? वेल्थ मैनेजमेंट का। तो क्या बोल दिया कि वेल्थ मैनेजमेंट के लिए अब आपका एक बिजनेस है, बिजनेस कैश रिजर्व क्रिएट करता है, वहां से बिजनेस एसेट आते हैं या पर्सनल एसेट क्रिएट होते हैं। अब जब आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हो, तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब आपको एक ग्रुप कंपनी एलएलपी बनानी है। अरे भाई टीसीएस का एग्जांपल लो ना, टाटा सन्स के अंदर आ जाओ, टाटा कंसल्टेंसी ले लो, टाटा मोटर ले लो, ले लो, वेरियस कंपनीज हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बड़े अमेजिंग तरीके से चल रही हैं। एकदम मैं नेक्स्ट लेवल का आपको एग्जांपल दे दिया। पहले दिन से ही हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जो भी कर्म आप लाइफ में कर रहे हो, अल्टीमेटली वो वेल्थ क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब वेल्थ को मैनेज भी करना है। बहुत से पुराने पुराने लोगों से मेरी डिस्कशन हुई है, उन्होंने कहा है कि जगमोहन, पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है। सुनो क्या कह रहे हैं लोग। पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है। काम तो शुरू कर देते हैं और सेल भी हो जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन वही कहीं खो जाते हैं। इधर कमाए गए, कमाए गए, कमाए गए, समझ ही नहीं आ रही। ये ईयर बाय ईयर लाइफ का चक्रव्यूह चलता चला जा रहा है और कुएं की मिट्टी कुएं के अंदर जाती चली जा रही है। कहते हैं कमाए तो बहुत, पता नहीं इसी बिजनेस में ही चले गए या इधर उधर कहाँ खो गए, संभाल नहीं पाया। ये वेल्थ मैनेजमेंट की टेक्निक को आप देख लो, क्या कहाँ तक पहुंचे हम पहुंचे हैं। बिजनेस को आपने एक एसेट मान लिया है, तो फिर दूसरा एसेट क्या है आपका? दूसरा एसेट आपका है रियल एस्टेट। देखो, रियल एस्टेट ना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक एसेट है। तो जब आपने कोई नई डील क्लिक की, नई डील बिल्कुल ब्रांड न्यू नई डील क्लिक की और आपने किसी जगह पर जाकर एक इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद लिया, या आपने कोई 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 जमीन खरीद ली, जगह खरीद ली। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उस जगह के ऊपर या तो आप अपना बिजनेस करेंगे, या उसको आगे किराए पर देंगे, या आप उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन की वेट करेंगे, स्ट्रेटेजिकली उसके ऊपर सोचेंगे। तो रियल एस्टेट के अंदर किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो? प्लॉट लेते हो, रेजिडेंशियल लेते हो, कमर्शियल लेते हो, कोलैबोरेशंस करते हो, या और अदर कई तरीके की डील्स हैं जो आप कर रहे हो। पहली बात तो कर रहे हो क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, जो बिजनेस में कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो या तो वो बिजनेस के एसेट क्रिएट हो रहे थे या पर्सनल एसेट क्रिएट हो रहे थे। तो पर्सनल एसेट जा कहां पर रहे हैं? रियल एस्टेट के अंदर जा रहे हैं। तो आपने अगर सही समय पर वेल्थ मैनेजमेंट को ध्यान देते हुए राइट ब्रैकेट के अंदर उसको ईयर मार्क कर दिया कि मेरी हर एक रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसके ऊपर आरओआई कितनी आ रही है। मैंने प्लॉट ले लिया तो कैपिटल एप्रिसिएशन किस रेट के हिसाब से आ रहा है, नोशनली कैलकुलेट कर लिया करो, देख लिया करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मनी एक संक मनी बन चुकी है, इधर बिजनेस के अंदर पैसा कमाया, उधर मारामारी लगी हुई है, बैंकों के लोन, टर्म लोन, सीसी लोन, तेरा लोन, मेरा लोन, और वही उठक पटक 16 घंटे की नौकरी लगी, फंड अरेंज करने के लिए लगे हैं, और उधर कुछ सही गलत डिसीजन ले रखी थी रियल एस्टेट के अंदर, और वो एसेट ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। उन्होंने कहा चलो पड़े हुए हैं। अरे भाई, उसको भी प्रोडक्टिव बनाना है। प्लॉट की स्ट्रेटेजी अलग होती है,
प्लॉट खरीद के एंट्री करते हैं और जब उसके रेट बढ़ते हैं तो एग्जिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं ना मेट्रो आने वाली है, वहां पर पुराने जमाने में बात करते थे, अब तो और कई सिटीज के अंदर आ रही है, दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर मेट्रो आने वाली है, प्रोजेक्ट है, मास्टर प्लान है, वहां पर प्लॉट ले लो, रेट बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हाईवे निकलने वाला है, यहाँ पर तो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है, यहाँ पर तो प्लांट्स लगने वाले हैं, यहाँ पर तो जापानीज कंपनी आने वाली है, यहाँ पर तो जो सीलिंग के चक्कर में सारा का सारा जो एरिया है वो बाहर की तरफ डाइवर्ट हुआ। देखो कितनी सारी डिस्कशनें होती हैं, हमारे आसपास ही हो रही थी ना। उस केस के अंदर क्या सही टाइम के अंदर हमने प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट किया? तो प्लॉट में कब करना है, कैसे करना है, डिपेंड करता है मास्टर प्लान के ऊपर। रेजिडेंशियल के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और कमर्शियल की जो प्रॉपर्टी हम इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली रेंटल इनकम के लिए करते हैं। अब कमर्शियल का सोचने का तरीका अलग था, कमर्शियल में रेट ही नहीं बढ़ते, कमर्शियल में रेट रुके ही रहते हैं, जबकि रेजिडेंशियल में रेट बढ़ने की संभावना अत्यधिक होती है। अब कोलैबोरेशन, पूरे पैसे खुद नहीं लगा सकते। बहुत प्यारा आपने ग्रुप बनाया हुआ है, आपका बिजनेस एसोसिएशन वालों का ग्रुप है, आपके पुराने स्कूल फ्रेंड का ग्रुप है, आपके कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप है, आपके गली मोहल्ले का ग्रुप है, या जहां पर भी दिल मिले हुए हैं, एकदम पूरे पूरे मिले हुए हैं, वहां पर कोलैबोरेशन की डील तो उठा ही रहे हो ना आप। रियल एस्टेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो? नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? करनी चाहिए, चलो आ जाओ सामने। रियल एस्टेट जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, पैसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए और बैकअप करने के लिए, ये ना कैश का होती है रियल एस्टेट आपका। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस को सडनली किसी फंड की रिक्वायरमेंट थी और कहीं से रिसोर्स नहीं आ रहा था, आपके घर को छोड़ के, आपकी ऑफिस फैक्ट्री को छोड़ के, एडिशनली जो आपने रियल एस्टेट क्रिएट किए हुए हैं वो एज ए लैब है ना, आती है ना काम, कोलेटरल काम आती है, सडनली आपको बैंक की लिमिट मिल जाती है, एलसी के बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसलिए रियल एस्टेट के अंदर अपना कमाया हुआ प्रॉफिट पार्क करना जरूरी था, पार्क करना जरूरी था। नहीं तो फिर आप बोलोगे 16 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर, हर समय फंड अरेंज करता रहता हूँ, समझ ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल डील थी ना, ओरिजिनल डील थी वो नहीं की। ओरिजिनल डील क्या थी? बिजनेस को आपने बिजनेस समझा और उसका पर्पस ये था कि मुझे कैश रिजर्व क्रिएट करने के लिए बिजनेस करना है। कैश रिजर्व कैसे क्रिएट हुआ? कैश रिजर्व क्रिएट हुआ जो आपने सेल की, कलेक्शन आई, कलेक्शन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो वो कलेक्शन में से जो परसेंटेज आपने कैश रिजर्व ट्रांसफर किया था, उससे बिजनेस एसेट क्रिएट कर रहे हो और पर्सनल एसेट क्रिएट कर रहे हो। और बाकी जैसे जैसे काम एक्सपैंड हो रहा है तो ग्रुप कंपनी के कंसेप्ट को आप भूल ही नहीं रहे, और ताकि परिवार में प्यार बना रहे, प्रमोटर फैमिली में, पार्टनर में प्यार बना रहे और एग्जैक्ट परसेंटेज के साथ में हो। अब आपने खड़ी कर दिया रियल एस्टेट, प्लॉट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कोलैबोरेशन, अदर करते चले जा रहे हो। अब क्या करें? अब देखो, बूस्टर लगाना है इसके अंदर, बूस्टर लगाना है, उसके लिए जो पेपर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पेपर, हाँ हाँ, शेयर भी तो एक पेपर है। आप लाखों रुपए देते हो, पेपर आ जाता है आपके पास। तो शेयर को इसलिए हम पेपर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, अच्छा पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, ये भी तो पेपर ही है। और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस है, या किसी अदर में इन्वेस्टमेंट करते हो, सारे के सारे पेपर्स हैं। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सारा का सारा पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर स्टक थोड़ी कर देना है। क्यों कर देंगे स्टक? वेल्थ मैनेजमेंट की टेक्निक क्या बोलती है? सारा पैसा हम लॉन्ग टर्म में स्टक नहीं कर रहे, हम रियल एस्टेट में ही टोटल नहीं लगाते चले जा रहे, बिजनेस के अंदर ही अनाप शनाप डेटर और इन्वेंट्री के अंदर ही पैसा नहीं बढ़ाते चले जा रहे, बल्कि स्मार्टली एट द सेम टाइम पेपर के अंदर भी लिक्विडिटी के लिए मेंटेन कर रहे हैं। पुनीत जी कह रहे हैं कि इफ वी हैव मल्टीपल कंपनीज एंड मल्टीपल डिफरेंट पार्टनर, वो बिल्कुल ठीक है जी। जो मल्टीपल कंपनी है और मल्टीपल पार्टनर है उसमें तो बिल्कुल बढ़िया काम हो ही गया ना। तो अब उसके अंदर सीधा का सीधा पुनीत जी बिजनेस की जो शेयर होल्डिंग है वो उस परसेंटेज के साथ में आएगी। यानी कि बिजनेस आप कर रहे हो और आपके लिए बिजनेस वन हो गया, तो बिजनेस वन जो है उसमें आपका 40% शेयर है और बाहर वाले का 60% शेयर है। अब आपके लिए जो बिजनेस वन है वो डायरेक्ट हो गया, वो होल्डिंग एलएलपी के थ्रू नहीं आया। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे शुरू के अंदर आपको ये बताया ना पुनीत जी। तो आपका स्ट्रक्चर ये है, बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो और अब बिजनेस वन है। अब बिजनेस वन डायरेक्ट है, देखो लाइन का खींची हुई है, सीधी खींचते ना लाइन, दोबारा खींचते हैं, ये सीधी लाइन खींचनी है। तो जो भी आपका पार्टनरशिप में है तो ये यहाँ पर आ गया
और जो 100% आपके कंट्रोल के अंदर है, फैमिली के साथ में मिलकर है, वो आपकी एलएलपी कंपनी के थ्रू आ गया, सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन एन अमेजिंग डिसिप्लिन। आपको समझ आ गया। बाकी जब आप अपनी वेल्थ की शीट के साथ में मेरे से डिस्कस करेंगे, 1 to 1 करेंगे नेटवर्थ की शीट के हिसाब से, तो एकदम इसको बिल्कुल शानदार स्ट्रक्चर बना देंगे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो पेपर इंपॉर्टेंट था, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पेपर के अलावा अब ये आपकी लिक्विडिटी के लिए है। अब लिक्विडिटी के अंदर चाहे आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करो, वो भी अदर्स के अंदर आ गया ना, वो पेपर्स के अंदर ही आपके पास आएगा, पेपर्स के हिसाब से आपको आएगा। यानी कि स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए, 100% स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके चल रहा हूँ। फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? फिर कर दिया आपने कमोडिटी के अंदर। कमोडिटी के अंदर भाई गोल्ड भी तो ले ही रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, बुलियंस ले रहे हो, आप अदर्स के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो तो आपको करनी ही है, कर ही रहे हो। तो अब इसके अंदर बैलेंस मेंटेन करना है। आपने देखा शेयर मार्केट ये छलांगे मार रही है ऊपर आसमान के ऊपर और गोल्ड का रेट नीचे आ गया, तो हो सकता है कि ये आपकी जो वेल्थ है ना उसको रीसेट करने का टाइम था कि कौन से पैसे कहां पर थे, उसको गोल्ड या ज्वेलरी में शिफ्ट करना है। थोड़े टाइम के बाद ये ऊपर जाकर जब एवरेज आउट होगा, जब 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 ये होने वाला है, जो भी कुछ होने वाला है, तो वो होगा, तो वहां पे रीसेट होगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो एक ही पेपर के ऊपर पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको आ गई कि वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर मैं अपने बिजनेस को एसेट तो मान ही रहा हूं, मान लो एसेट मानने के बाद बिजनेस कर रहा हूं, कैश रिजर्व क्रिएट करने के लिए कर रहा हूं, और फर्दर बिजनेस के अंदर एसेट क्रिएट होंगे या पर्सनल लेवल के ऊपर एसेट क्रिएट होंगे, तो जिससे कि अब आप ना अपनी लाइफ को फ्लड कर सके कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। अब इसको ट्रैक कैसे करना है? देखो इसको ट्रैक करने के लिए आपको मैंने तरीका बता रहा हूं। इसको ट्रैक करने के लिए आपको मालूम ही है, जीएसए ऑनलाइन में जब आप गए, चले गए जीएसए ऑनलाइन में, जीएसए ऑनलाइन में जैसे ही आप चले गए, तो वहां पर जो शीट है ना, कौन सी शीट है? वहां पर शीट है नेटवर्थ की, ये लो देख लो, GSConline.in में जाओ। आप रजिस्टर्ड हो तो बड़ी अच्छी बात है, लॉगिन पे क्लिक करो, रजिस्टर्ड नहीं हो तो कर लो रजिस्टर। चलो लॉगिन पे क्लिक किया आपने, जब आपने लॉगिन पे क्लिक किया और मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, नेटवर्थ के फॉर्मेट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो एक एक लाइन आइटम ना आपकी वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक का पार्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है ना नेटवर्थ वाली शीट, तो वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक करने में दिक्कत हो सकती है। पहुंच गए आप जीएससी ऑनलाइन पे। तरीका क्या था? आपको सीधा जाना है इंडेक्स के ऊपर, ये लो चला गया। पहला पेज होम है, दूसरा इंडेक्स है। इंडेक्स पे जाकर आप कौन से वाली शीट बनाने वाले हो, अब समझ लो। आप बनाने वाले हो नेट वर्थ क्रिएशन वाली शीट। इंडेक्स के अंदर सामने सामने दिया है 5 नंबर सीरियल पे, ये देखो यहाँ पर आपने फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट पे क्लिक करके इसको मेगा कॉपी कर लो, तो अब ये शीट आपकी खुद की तो बनी रही है, फैमिली की बन रही है, ये ना नेटवर्क। भाई नेटवर्क में आप देखो ना, आपके पास क्या कैश एंड लिक्विड एसेट है, मार्केटेबल एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, पर्सनल एसेट है, सारे जो मैंने अभी वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक में बताए हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है। एसेट अगर आपके पास 7 करोड़ के हैं, लायबिलिटी 1 करोड़ की है, तो नेटवर्क कितनी हो गई? 6 करोड़ रुपए की। कब? 30 अप्रैल को। 31 मई को क्या पोजीशन हुई? 31 मई को बढ़ के हो गई 6.5 करोड़ रुपए, 50 लाख का फायदा हो गया, यानी कि नेटवर्थ ग्रो कर रही है। कैश एंड लिक्विड एसेट क्या होता है? कैश एंड लिक्विड एसेट का नेक्चर बना दिया आपका, वही देखो कैश इन हैंड, और अलमारी में कितने पड़े हैं, बैंकों में कितने पड़े, एफडी में कितने पड़े हैं, ये लो। मार्केटेबल एसेट में क्या था? शेयर, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, कमोडिटी, पीपीएफ। लॉन्ग टर्म एसेट की बात हम कर रहे थे ना, प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट, कमर्शियल, कोलैबोरेशन, पेटेंट, और आपने अपने बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं या दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। पर्सनल एसेट के अंदर कार है, ज्वेलरी, पेंटिंग है। और लाइबिलिटी में क्या है? कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो सकती है, बैंक का लोन या फ्रेंड से लिया, या बैंक लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है किसी होम लोन को लेके। तो नेट नेट क्या निकल कर आ गई? आपकी नेटवर्थ निकल कर आ गई। यही तो है वेल्थ आपकी, ये वेल्थ है। अब वेल्थ के अंदर लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर ये रहा आपका बिजनेस, ये रहा आपका बिजनेस। बिजनेस वैल्यूएशन के हिसाब से आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है बिजनेस के अंदर, ये पकड़ लिया ना आपने सभी चीजों को। तो ये नेटवर्थ समरी अगर अभी भी आपने मेंटेन करनी शुरू नहीं की ना,
तो मेंटेन करनी शुरू कर दो। मैं बता रहा हूँ वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक में, कैश फ्लो मास्टरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो कि ये मनी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ऑटोमेटिकली फ्लो में कैसी होगी, तो 6 जार टेक्नोलॉजी, हाँ जी 6 जार टेक्नोलॉजी अगर आपने फॉलो करनी शुरू कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये लो मेक ए कॉपी करके अब आपको सामने शीट दे रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। जब डूइंग लेवल के ऊपर आप अपने अकाउंटेंट को, अकाउंट्स टीम को इंस्ट्रक्शन दोगे, बात करोगे, कहोगे, तभी तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म काम करेंगे रियल लाइफ के अंदर। तो 6 जार सिस्टम में क्या था, 6 जार सिस्टम के अंदर अब आपके पास जो आप बिजनेस में से पैसे निकाल रहे हो टुवर्ड्स सैलरी, टुवर्ड्स रेंट, टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पैसे निकलते हैं 10% जा रहे हैं आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, 10% जा रहे हैं लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग के अंदर, 10% जा रहे हैं एजुकेशन फंड के अंदर, 55% से नेसेसिटी मैनेज करते हो, 10% प्ले अकाउंट में और 5% गिव अकाउंट के अंदर। तो क्रिएट हो रही है ना यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के थ्रू नेटवर्थ। अगर आपकी नेसेसिटी 55% की नहीं है, इससे कम में काम हो जाता है, तो सरप्लस नेसेसिटी को उठा के डाल दो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर, जो कि है आपका स्टॉक, म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम, रियल एस्टेट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट। आज उसी की तो बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन में जितना पैसा अपना लगाओगे अपनी एजुकेशन के अंदर, उतनी आपकी अर्निंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 6 जार टेक्नोलॉजी को भूल कैसे सकते हैं, ये मिल गई ना आपको। आपको अगर आपने 2 लाख रुपए निकाले, तो 2 लाख निकाल के क्या हो गया, कितने चले गए नेसेसिटी में, 55%, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। तो ये 6 जो थे ना, ये आपके सेविंग अकाउंट थे, आपके सेविंग अकाउंट थे, जिस सेविंग अकाउंट से आगे आप उस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आपको मालूम है कहाँ देखना है, आपने इसकी वीडियो देख लेनी है, किसकी 6 जार टेक्नोलॉजी की। पॉइंट क्या है, the point I want to bring forth to you is that wealth management की एक टेक्निक है जिसके द्वारा अब आप पूरी तरह से अवेयर हो, अवगत हो कि मुझे बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ उसमें क्या कैश रिजर्व क्रिएट कर पा रहा हूँ, बिजनेस एसेट क्रिएट कर पा रहा हूँ और पर्सनल एसेट क्रिएट करता हूँ। नहीं तो होल्डिंग कंपनी के कंसेप्ट को मैं पूरी तरह से अपना चुका हूँ, पूरी की पूरी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि बिजनेस तो एक एसेट था, रियल एस्टेट आपने क्रिएट कर दिया, पेपर आपने क्रिएट कर दिया, कमोडिटी आपने क्रिएट कर दिया, और ये आप नेक्स्ट लेवल पे क्यों जा रहे हो, क्योंकि आप फ्लड कर रहे हो अपनी बिजनेस को विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो, मिलेनियर बिलेनियर डिजाइन आप ले रहे हो। मैंने आपको दिखाया ना, जीएससी ऑनलाइन में जाकर आप इसको कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। ये बिल्कुल ही स्ट्रेट, सिंपल और आसान तरीके से प्लेट में डाल के मैंने समरी आपके सामने रख दी है, किस चीज की, वेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक की। अब बताओ क्या क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर, क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, व्हाट आर यू प्रेजेंट टू, प्लीज शेयर इन दी चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में शेयर करो, क्योंकि आप 5 AM में बिल्कुल कंसिस्टेंटली आ रहे हो। तो देखते हैं कि व्हाट आर यू नाउ प्रेजेंट टू, और इसको थोड़ा सा उस डिस्कशन बोर्ड के अंदर लेके जाते हैं। तो दिवांशी जी क्या कह रहे हैं, इफ वी जनरेट कैश रिजर्व फ्रॉम बिजनेस देन हाउ कैन वी गिव इफेक्ट ऑफ द सेम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश रिजर्व जब बिजनेस के अंदर क्रिएट हो रहा है तो वो तो बिजनेस में ही है, बिजनेस में ही है। अब उससे बिजनेस की अपनी नेटवर्थ बढ़ गई है, बिजनेस की अपनी नेटवर्थ बढ़ गई है। अगर उसमें से पैसा निकाला है तो वो किसी दूसरे एसेट में चला गया। तो कैसे दिखा हमने, ये देखो ऐसे दिखा हमें, अभी दिखाता हूँ कैसे दिखा हमें, ऐसे दिखा। लेट्स लुक एट दिस, लेट अस लुक एट दिस। ऐसे दिख गया हमें, ये रहा। लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर जब आपने कैश रिजर्व क्रिएट किया और पैसा बिजनेस के अंदर ही है, तो वो कहाँ दिखाई देगा, वो आपके लॉन्ग टर्म एसेट के कैपिटल इन ओन बिजनेस के अंदर ही दिखाई देगा, कैपिटल इन ओन बिजनेस के अंदर ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा यहाँ पे, अच्छा कैपिटल ओन बिजनेस क्या होती है, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल प्लस रिजर्व ही तो मेरी ओन कैपिटल होती है। जो कैश क्रिएट हो रहे हैं, रिजर्व क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है,
वो आपकी कैपिटल को यहाँ पर जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसमें से पैसा निकाल लिया, अब पैसा निकाल लिया और आपके पर्सनल में आ गया, तो हो सकता है कि वो आपके सेविंग अकाउंट में दिखाई दे रहा हो। आपने पैसे निकाल के अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपके पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ से पैसा निकाल के आपने एफडी में डाल दिया, एफडी में मैच्योर हुई या उससे पहले आपको रिक्वायरमेंट लगी, तो आपने उसको शेयर या म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आपने कहा कि चलो जी अब ये पैसा थोड़ा सेट करते हैं और इसको हम एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से पैसा ट्रेवल करके यहाँ पर ट्रेवल कर गया। यानी कि आपकी नेटवर्थ की समरी तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बता देगी कि बिजनेस को मिला के और आपकी पर्सनल को मिलाकर आपकी नेटवर्थ कितनी आ रही है। बिजनेस हमने कहां से पकड़ा, लॉन्ग टर्म एसेट में से कैपिटल इन ओन बिजनेस के अंदर पकड़ा, और बाकी पैसे कहां कहां पर पड़े हैं वो हमें पता लग ही रहा है। तो अल्टीमेट पर्पस क्या था, अल्टीमेट पर्पस क्या है कि अगर मंथ एंड में मेरी 6 करोड़ की है तो नेक्स्ट मंथ में मुझे उसको बड़ी है कि कम हुई है, तो ये रियल टेस्ट है। तो यहाँ पर है आपके पैसे। और बताओ, व्हाट आर यू प्रेजेंट टू, व्हाट आर यू प्रेजेंट टू, आज के सेशन में क्या टेक अवे है आपका, जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द की टेक अवे of you today by participating. Just share in the chat box. ठीक है, आहा, गेटिंग वैल्यू, ग्रेट। तो आप इसको ना शेयर विद एवरीवन करेंगे, जैसे शेयर टू पैनलिस्ट करेंगे सिर्फ मुझे दिखाई देगा। अगर शेयर टू एवरीवन करेंगे वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी शेयर टू पैनलिस्ट है, इसलिए सीधा वो आपका मेरे पास ही आता है। ओके, थैंक यू। राइट, राइट, ओके, गॉट इट। देखा है, एक जो बहुत बड़ा टेक अवे आपने लिया है सुनील जैन जी, बिल्कुल सही है। बिजनेस इज एसेट, बिजनेस इज एसेट। जब ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई ना, पूरे तरीके से पता लग गया बिजनेस एसेट है, तो हमारे दिमाग को ऐसे सिग्नल मिलेंगे और उसका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो नेटवर्थ इंक्रीज होने लग जाएगी। तो के महेश्वरी जी ने भी कहा कि उनका भी टेक अवे है कि बिजनेस टू बी कंसिडर्ड लाइक एनीथिंग एज एन असेट। तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी भी देता रहता हूँ, जैसे इन्वेस्टर मीट भी होती है, तो वहां पर 2 अपॉर्चुनिटियां और आई है, आई विल बी शेयरिंग दोज अपॉर्चुनिटी। ओके, ग्रेट। तो अमेजिंग, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि मैंने आज का सेशन ना एकदम शार्प और टू दी पॉइंट रखा ताकि जब इस सेशन के अंदर आपको वो वाली वैल्यू मिले जो मिलनी चाहिए। गॉट इट। तो अरविंद जी ने कहा, जगमोहन जी टुडे सेशन इज दो शॉर्ट बट वेरी मीनिंगफुल एंड इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस एंड लाइफ। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट। अब मैंने क्या सोचा है कि मैं आपके लिए वो चीज लेकर आ रहा हूँ जो बिल्कुल शार्प है, प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और उसको कहाँ से इंप्लीमेंट कर देना है, पूरा का पूरा कड़क करके लगा दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और चीजों का वर्केबल और रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपके लिए ना और भी बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कैश फ्लो मास्टरी के अंदर जो मैं लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ ग्रेट 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 लाइफ अहेड and enjoy the life, celebrate every moment of life. Thank you, bye.